हेलो फ्रेंड्स। BABG 171 अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर, उसकी आज हम 16 यूनिट करेंगे, जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो देखो, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती क्या है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटेन में था और ब्रिटेन से ही हमने अडॉप्ट किया है। इसमें क्या होता है, सिंपल सा फंडा है कि जो सबसे ज़्यादा सीट जीतेगी जो पार्टी, वो सरकार बना लेगी और उसी गवर्नमेंट का जो लीडर होगा उनमें से एक, ठीक है, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। दूसरी साइड, जो पार्टी सबसे कम सीटें लेगी वो अपोजिशन में बैठेगी। ठीक है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पार्टी। अच्छा देखो, कई बार क्या होता है कि कोई सिंगल पार्टी जो होती है उसको बहुमत नहीं मिलता है, मीन्स वो मेजोरिटी में सीट जो है वो नहीं ले पाती। तो वो क्या करते हैं, गठबंधन की सरकारें बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं कोएलिशन ऑफ पार्टीज। जैसे दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिलके जब कहते हैं कि ठीक है हम सरकार बनाते हैं, तो उसको कोएलिशन ऑफ पार्टीज या कोएलिशन ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो सिंपल है कि आपको मेजोरिटी जो है, ग्रेटेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है, सबसे ज़्यादा सीटें आपको दिखानी होंगी, तभी आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। और अपोजिशन में कौन बैठेगा, जो माइनॉरिटी में है, मीन्स जिसको सबसे कम सीटें मिली हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। और तीसरी चीज़ है, इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं वही चुनते हैं अपनी सरकार को। ये कुछ बेसिक पॉइंट है। और एक मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओरिजिन हुआ था इसका ब्रिटेन में, और वहीं से हमने लिया है। तो क्योंकि हम अंबेडकर को पढ़ रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेके अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। मीन्स हमारे यहाँ पे जब डिबेट उठी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम हमें अपनाना चाहिए, जो कि यूएसए में है, या फिर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम अपनाना चाहिए, तो अंबेडकर ने कहा था कि नहीं, हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसी को अडॉप्ट करना चाहिए, वो इंडिया के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये बेसिक डेफिनेशन देखी। फिर आते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसका सिंपल मतलब क्या है। तो आप ध्यान रखें, कभी भी जब आप आंसर में लिखेंगे ना, तो कुछ रेफरेंस जरूर डालें आप थिंक करके। जैसे लिंकन है, जो अब्राहम लिंकन, उनका फेमस उनकी स्टेटमेंट है कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है ना। तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ऑफ द पीपल, लोगों की, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। तो ये स्टेटमेंट आप जरूर डालें रेफरेंस में। सेम जो ये भागवत जो हैं, ये क्या बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, कि गवर्नमेंट का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि गवर्नमेंट कौन होगी, तो गवर्नमेंट वो होगी जो डिस्कशन से बनेगी। तो डिस्कशन का मतलब ही यहाँ पे ये है कि लोगों की सहमति से जो सरकार बनेगी, वही रियल डेमोक्रेसी है। तो ये दोनों रेफरेंस जो हैं आप अपने आंसर में जरूर डाल लें जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई क्वेश्चन आपको लिखना हो। आगे लिखे कि अंबेडकर ने क्या कहा है। अंबेडकर ने कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब है ए फॉर्म एंड मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाई रिवोल्यूशनरी चेंज इन द इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो इनकी स्टेटमेंट है ना, इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंज, ये आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। देखो, अंबेडकर ना लोकतंत्र के तो हमेशा से पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने एक चीज बोली। उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही लाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको क्या करना होगा, आपको इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में भी डेमोक्रेसी लानी होगी, और वो भी विदाउट ब्लड शेड। इसका मतलब है बिना किसी मार काट के या खूनी क्रांति के। जैसे होता है क्या है, मार्क्स ने ये कहा था कि अगर हमें अपने अधिकारों को बचाना है तो हम क्रांति भी कर सकते हैं। तो अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, वो तो हमेशा उन्होंने कहा कि जो कानूनी तरीके हैं, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसी पे भरोसा रख के हमें अपनी मांगे जो हो पूरी करवानी है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिकल और सोशल चेंज भी चाहते थे। अब इकोनॉमिकल में थोड़ा समझो पहले यहीं पे। इकोनॉमिक का मतलब है कि वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा कि जब तक अमीर और गरीब के बीच जो रेशियो है वो इक्वल ना हो जाए, मीन्स दोनों जब तक बराबर ना आ जाए इकोनॉमिकल सेंस में, तब तक सरकार को जो बड़े बड़े उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको अपने अंडर में लेना चाहिए। मीन्स स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए इकोनॉमी में। ये है इकोनॉमिक सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। और सोशल लाइफ का मतलब है कि जैसे कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए, लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान जो है वो समझना चाहिए, जस्टिस सबके साथ होना चाहिए। तो अंबेडकर का जब भी आप डेमोक्रेसी का मीनिंग लिखेंगे,
तो आप इसको जरूर ऐड करेंगे कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब उनके लिए ये है कि एक तरीका है, ये डेमोक्रेसी मीन्स ए फॉर्म एंड मेथड। तो एक तरीका है गवर्नमेंट का, कैसे, वेयर बाई, जहाँ पे रिवोल्यूशनरी चेंज इन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, जहाँ पे लोगों के जीवन में इकोनॉमिक और सोशल जो उनकी लाइफ है उसमें बदलाव आए, और वो भी बिना किसी क्रांति के, बिना किसी खून बहाए। ठीक है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे उन्होंने कहा, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, आगे उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू नॉट इन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया बट ऑल्सो इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। देखो, ये आपको प्लीज इस चीज को ध्यान रखना है कि सिर्फ वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वन मैन वन वोट और वन वैल्यू। ये तो आपको पता है इंडिया में है ही कि आप कोई भी इंसान है, अब अंबानी वोट डालता है, चाहे कोई नॉर्मल गरीब मजदूर कोई वोट डालता है, एक आदमी है तो उसकी एक वोट होगी और एक ही उसकी वैल्यू होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ के लिए ही नहीं है, ये जो नियम है, ये जो प्रिंसिपल है, ये सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में भी उतना ही जरूरी होना चाहिए कि एक इंसान है कोई, फिर चाहे वो अंबानी हो चाहे वो मजदूर हो, उसकी जो वैल्यू है, मीन्स उस इंसान की जो कीमत है, उसको जो जस्टिस का अधिकार है, उसके जो राइट हैं वो बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं अमीर और गरीब हैं तो उनके साथ भेदभाव होगा। सेम है कि बड़ा कोई अमीर आदमी है, ठीक है, उसकी अगर रिस्पेक्ट ज़्यादा है और नॉर्मल कोई पुअर पीपल है उसकी रिस्पेक्ट कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो बराबर होनी चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल लाइफ में है वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो सेम प्रिंसिपल वो कहते हैं सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में भी जरूरी है। आगे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब भी ये है कि जो पावर है वो कुछ स्मॉल ग्रुप के हाथों में नहीं होनी चाहिए, मींस पावर का डिवीजन जो है वो इक्वली होना चाहिए। जैसे होता क्या है कि कई बार डेमोक्रेसी कोई की ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब कमी, कि सत्ता जो है कुछ लोगों के हाथों में आ जाती है। खासकर आपने भी देखा होगा कि अपने इंडिया में ले लो, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां, वो देखो कैसे उसमें एक हायरार्की सी चलती है। कहने का मतलब जैसे उनके फादर थे, फिर वो अपने बच्चों को ले आते हैं, फिर इस तरीके से पूरा वो चलता है सिस्टम। तो अम्बेडकर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ स्मॉल ग्रुप के हाथों में जो पावर है वो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने इस टॉपिक में देखी, और जो अंडरलाइन किया है वो आप उसको अंडरलाइन करके समझ सकते हैं। आगे है अम्बेडकर व्यूज ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो अम्बेडकर ने कहा कि जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो अननोन नहीं है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इंडिया वॉज फार मोर एडवांस इन द एडवांस टाइम। अम्बेडकर ने कहा कि इंडिया जो है एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस था, और स्पेशली उन्होंने सॉरी देखो, आपको एक चीज़ बता दो, अम्बेडकर जब भी अपनी कोई बात बोलते थे ना, तो वो हमेशा रेफरेंस देते थे। उनकी बात इसीलिए तार्किक लगती थी, क्योंकि पढ़े लिखे थे, वो ऐसे हवा में बातें नहीं करते थे। तो उन्होंने जो ये बात बोली है कि इंडिया जो है वो एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस था, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक रेफरेंस दिया जिसका नाम है सुक्ताज ऑफ महापरिनिब्बाण। अब ये क्या है? देखो, हुआ क्या था, भगवान बुद्ध जब कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब कुशीनगर में उनकी डेथ हुई, तो उससे रिलेटेड ना एक सुक्ताज का मतलब कहीं वर्ण मिलता है। वो क्या मिलता है कि भगवान बुद्ध की जब डेथ होती है तो वो कुशीनगर के राजा को जाके बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे महात्मा बुद्ध जो है वो महापरिनिब्बाण ले चुके हैं। महापरिनिब्बाण का मतलब ये होता है अपने शरीर को छोड़ देना, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ, जब मैसेज पहुंचा ना राजा तक, तो तब भी उन्होंने क्या किया, कैरी ऑन विद देयर वर्क। मीन्स वहां पे क्या हुआ, पार्लियामेंट्री सेशन लगा हुआ था। मीन्स राजा जो है कुशीनगर के राजा, वो किसी जरूरी मुद्दे पे बहस कर रहे थे, या एक तरीके के सेशन जो राजा के दरबार जो बोलते हैं आप, वो लगा हुआ था। तो वो भी कुछ देर के लिए अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ के भाग। अब एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारी संसद है, ठीक है, अगर किसी को कोई सूचना मिले कि कोई फलाने कोई पर्सन एक्सपायर हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि काम काज छोड़ के सारे एकदम कहेंगे कि बस बस अब चलो बाहर जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो सेम है ये, मतलब ये रेफरेंस जो है ना अम्बेडकर जो देते हैं, ये क्या दिखाता है, ये मैच्योरिटी दिखाता है कि भगवान जो बुद्ध हैं वो इतने फेमस थे, ठीक है, सभी लोग उनसे प्रेम करते थे, लेकिन उनके डेथ के दौरान भी अगर हम बात करें तो जो राजा है उन्होंने अपने जो
बिजनेस आवर है या मतलब वर्क है उसको कंटिन्यू रखा उस सेशन को। इसका मतलब दिखाता है कि उस समय भी पार्लियामेंट्री फॉर्म जैसे इस तरीके से तो नहीं थी मॉडर्न सेंस में, क्योंकि वो दरबार रूप में था, लेकिन उसका जो चरित्र था, उसका जो नेचर था, वो लगभग लगभग सेम था इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में ही। ठीक है, तो ये सुक्ताज ऑफ महापरिनिब्बान जो है, इसको आप रेफरेंस में लिख सकते हैं। आगे है, उन्होंने कहा कि सोसाइटी में लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम सही मायने में सोशल जो जस्टिस है या सोशल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको प्लीज इस चीज को ध्यान रखना है। देखो कुछ कुछ थिंकर का मैं आपको बता दूं, जैसे मार्क्स है, आप कभी भी मार्क्स को पढ़ेंगे ना, तो आपको एक चीज तो श्योर हो जानी चाहिए वहां पे कि वो हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर अटैक करेंगे। वो ये बात क्लियर है ना। तो कुछ कुछ सेम है। अंबेडकर को, जब भी आपको अंबेडकर का डेमोक्रेसी पे कुछ भी आपको लिखना हो, तो प्लीज आप ध्यान रखें कि डेमोक्रेसी के साथ साथ आप इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी की भी बात करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी और इस चैप्टर में कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो यहाँ जो ये प्रिंसिपल है, सोशल जो इक्वालिटी वो लाना चाहते हैं, सोशल जस्टिस या सोशल डेमोक्रेसी की जो उन्होंने बात की है, उसके लिए उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल दिया, तो उन्होंने बोला लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल दिया था, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, वो क्या था, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो उन्होंने कहा था ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रूप में नहीं होना चाहिए, ये प्रिंसिपल इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ में भी यही प्रिंसिपल लागू होना चाहिए कि वन पर्सन वन वैल्यू या वन वोट, इस तरीके से। और सोशल के लिए उन्होंने क्या बोला, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी। आगे उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज द टिश्यू एंड फाइबर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा जैसे जैसे होता है क्या है, देखो छोटे छोटे धागे होते हैं, धागे से मिलकर आप पूरा कपड़ा बनाते हो ना। तो मान लो अगर सिर्फ आप कपड़े को देखोगे, जैसे आप खरीदने गए कहीं, आपने सिर्फ कपड़े को देखा, तो अम्बेडकर कह रहे हैं कि कपड़े के अंदर जो फाइबर्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उसको भी तो देखो ना, उनका भी तो योगदान है उस पूरे कपड़े को बनाने में। तो सेम है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं देखनी है, आपको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी देखना है, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है ये, यही सही मायने में फाइबर और टिश्यू हैं जो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अच्छा बनाएंगे। अब अगर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ही सही नहीं है, यही कमजोर है ना, तो फिर हमारा जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो भी बेकार ही बनेगा। भाई एक बात बताओ, कच्चा धागा है, धागा फाइबर जो है वो मजबूत नहीं है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो कपड़ा आप कितना ही सुंदर बना लो शुरुआत में, वो खराब ही हो जाना है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब स्पीच दी, तब भी उन्होंने कहा था कि इक्वालिटी जो है वो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आप एक तरफ पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी की बात करते हैं, आपने संविधान में लिख दिया कि सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है, आपने पॉलिटिकल में एक प्रिंसिपल अपना लिया, वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ सोशल और इकोनॉमिक जो लाइफ है उसमें इनइक्वालिटीज़ हैं। तो आप सोच के देखो भाई, एक प्रॉपर सिस्टम चलता है, जैसे पटरी ले लो, आप एक एग्जाम्पल ले लो, एक पटरी है। अब पटरी में मान लो एक साइड की पटरी जो लोहे की, मतलब एक साइड की जो पट्टी है वो तो मजबूत हो और एक साइड की वीक हो, आप बताइए उस पर ट्रेन चलेगी? नहीं चलेगी, कुछ देर बाद जाके ट्रेन पलट सकती है। तो सेम है यहाँ पे, वो यही कहना चाह रहे हैं कि एक साइड पॉलिटिक्स में तो आपने प्रिंसिपल अपना लिया, ठीक है, लोगों को इक्वालिटी का देने का, लेकिन दूसरी साइड सोशल और इकोनॉमिक जो लाइफ है उसमें लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। मीन्स समाज में कोई अपर कास्ट में है, कोई लोअर कास्ट में है, ठीक है, ये इनइक्वालिटी होगी। इकोनॉमिक रूप में मीन्स कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है, ये भी इनइक्वालिटी होगी। तो उन्होंने कहा ये अगर ऐसा है, इस टाइप की अगर इनइक्वालिटी है, तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा और इससे रियल जो डेमोक्रेसी का जो एसेंस है, जो उसकी ब्यूटी है, वो कहीं ना कहीं फिर खराब होगी। तो आप देख रहे हैं हर जगह जब भी वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हर जगह उनका सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में भी डेमोक्रेसी जरूर आ रहा है। और यही आपको आंसर में लिखना है, क्योंकि अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखे ना, तो फिर आपके आंसर आप कितना ही लिखो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। आगे देखो, आगे फिर उन्होंने कहा है कि दलित हैं जैसे, या स्मॉल जो माइनॉरिटीज़ में जो लोग हैं,
उन्होंने कहा कि इनको पॉलिटिकल शेयर मीन्स पॉलिटिकल पावर में इनका भी शेयर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में भी इनका योगदान होना चाहिए। तभी सही मायने में जो नीचे तबके के जो लोग हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा भी कर पाएंगे और वो अपने जो राइट्स हैं उनको भी अच्छे से प्रिवेल कर पाएंगे। इसके अलावा अम्बेडकर ने कहा कि थ्री मेन थिंग्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो 3 मेन चीज़ें उन्होंने जो बोली हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली कि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होगी उसका मतलब ही है नेगेशन ऑफ हेरिडिटरी रूल। नेगेशन का मतलब होता है मनाही, मीन्स जो हेरिडिटरी का मतलब होता है वंशानुगत। जैसे ऊपर कोई दादा, फिर उनके फादर, फिर बच्चे, इस तरीके से जो अगर रूल चलता आ रहा है, जैसे कांग्रेस में ले लो, ठीक है, पहले जैसे ये नेहरू ले लो, ठीक है, फिर संजय गांधी, इस तरीके से जो फिर सोनिया, अभी राहुल, प्रियंका। तो ये क्या है ये? तो अंबेडकर ने कहा कि इस टाइप की अगर डेमोक्रेसी है तो ये गलत है। इस चीज़ के मतलब वो खिलाफ थे। उन्होंने कहा जो रूलर होगा ना, तो नो पर्सन कैन क्लेम टू बी हेरिडिटरी रूलर, तो हेरिडिटरी रूलर नहीं होना चाहिए। तो ये एक तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को अगर आपको मजबूत बनाना है तो उसके 3 सिद्धांत उन्होंने बताए ना। तो उसका पहला सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी रूलर जो है वो हेरिडिटरी के मतलब उसी वंशानुगत रूल नहीं करेगा, अदरवाइज तो ये किंग जैसा फिर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पहले राजा महाराजाओं का जो होता था। दूसरा उन्होंने कहा एनी लॉ और एनी मेजर एप्लीकेबल टू पब्लिक लाइफ ऑफ द पीपल मस्ट बी बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ द पीपल चोजन बाय द पीपल। अब इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई भी आप कानून बनाते हैं, कोई भी एक्ट, कोई भी नया अगर आप लॉ बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है ना, मीन्स उन डिस्कशन के बाद ही वो कानून बने। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के हाथों में पावर है या फिर जो एक पावरफुल लीडर है मान लो, ठीक है, वो इससे सिर्फ अपना चला रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक लाइफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, कोई बड़ी पार्टी है या मेजोरिटी में कोई पार्टी है पार्लियामेंट में, तो ऐसा नहीं है कि बड़े ऊपर उसमें 2-4 जो लोग हैं वही डिसीजन ले रहे हैं और नीचे के जो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जब डिबेट होती है तब आप देखना कि कैसे पहले के कंपेयर में हमारे आज की जो डिबेट सेशन है वो कितने गिर गए हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कोई वोटिंग करनी है तो हमारे यहाँ सबसे पहले सभी जो एमएलए हैं या एमपी हैं उनको बोल दिया जाता है कि कल वोटिंग होनी है और आपको इसी मुद्दे पे मीन्स यस में वोट करनी है तो वो यस में करेंगे सारे लोग, नो मीन्स अगेंस्ट में करनी है तो अगेंस्ट में करेंगे। कहने का मतलब जो ऊपर के जो 2-4 लोग हैं पार्टी, किसी भी पार्टी में जो ऊपर के जो 2-4 लोग हैं तो वही डिसीजन लेते हैं और नीचे वाले जस्ट उनको फॉलो करते हैं हाँ हजूरी करके। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि अगर आप किसी चीज़ के खिलाफ है, मीन्स आपको लग रहा है कि बेशक मैं इस पार्टी का हूँ लेकिन ये चीज़ मेरे को सही नहीं लग रही है, तो आप अगेंस्ट में भी वोट कर सकते थे। खासकर जो शुरुआत का जो मैं बात करूं, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस दौरान जो हम डिबेट अगर आप पढ़ेंगे उसको सुनेंगे तो आप पाएंगे उसका एक सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल मैं मानता हूँ वो अम्बेडकर को लेके ही आप ले लो। आपको पता होगा अम्बेडकर और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल कट्टर थे, मीन्स ये ईस्ट और वेस्ट के रूप में थे, इनके विचार नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी अम्बेडकर जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जगह भी मिली और गांधी ने तो स्पेशली कहा था नेहरू को कि अम्बेडकर को आप शामिल करिए। अदरवाइज तो गांधी और अम्बेडकर की कभी बनी नहीं है। तो सेम अगर यहाँ ये चीज़ होती आज के टाइम पे तो शायद ही ऐसा हो पाता। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो अभी क्या हो गया ना कि अगर कोई आपके खिलाफ मतलब आप किसी के अगेंस्ट हैं तो आप बिल्कुल कट्टर अगेंस्ट हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको सही को सही और गलत को गलत करने का व्यू जो विजन है वो आपके अंदर होना ही चाहिए, सही तभी सही मायने में उसका पढ़ा लिखा होना माना जाएगा। खैर तो सेकंड मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, उन्होंने 3 जो चीज़ें बोलनी है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए। तो पहला उन्होंने बोला कि कोई भी हेरिडिटरी रूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कोई भी जो कानून बनेगा तो वो क्या है, मस्ट बी बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द पीपल, मीन्स जो लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ चुन के गए हैं, पार्लियामेंट में एमपीज चुन के जाते हैं और जो स्टेट लेजिस्लेशंस होती है मतलब विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाएं, वहाँ पे एमएलए चुन के जाते हैं। तो ये एमएलए या एमपी ये प्रॉपर डिस्कशन करें, डिबेट करें और फिर फाइनली वो कोई कानून बनाएं। ये है दूसरा। थर्ड जो है उसमें उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो है वो डिस्कशन बेस्ड होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने 2 पिलर बताए हैं। पहला
कि अपोजिशन का स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वहाँ पे अपोजिशन स्ट्रोंग नहीं है ना, तो जो पार्टी है जो सत्ता में है वो अपनी मनमानी कर सकती है और वो कुछ भी बनाएगी। तो अंबेडकर ने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट के लिए थर्ड जो प्रिंसिपल है जो होना चाहिए वो है कि अपोजिशन का मजबूत भी होना चाहिए, और इलेक्शन जो होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। किसी दबाव में पैसे लेके दे करके इस तरीके से इलेक्शन नहीं कराए जाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और जो भी बातें हों, जो भी डिबेट हो, जो भी कानून बने वो प्रॉपर डिस्कशन से बने। तो ये 3 प्रिंसिपल उन्होंने बताए थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ लिमिटेशन की भी बात की। उन्होंने कहा कि जो फेलियर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कब फेल हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए फेलियर के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। वो सबसे पहला है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल तब होगी जब नो फ्री हैंड टू द डिक्टेटरशिप। कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझो, अंबेडकर ने कहा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सबसे सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो है डिक्टेटरशिप का। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे पाकिस्तान में ले लो आप, लोग सरकारें वहाँ, देखो इंडिया के साथ ही तो आज़ाद हुआ था ना वो, लेकिन वहाँ पे है क्या, जैसे सत्ता आई, फिर कुछ टाइम बाद मिलिट्री रूल, फिर से सत्ता, फिर मिलिट्री रूल। म्यांमार में आप देख लो कि म्यांमार में जो गवर्नमेंट थी ऑंग सान सू की, उनको हटा करके मिलिट्री रूल आ गया। जर्मनी में हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो पहले कैसे एक लीडर के रूप में, मीन्स लोकतांत्रिक फॉर्म में ही उसका उदय हुआ था, लेकिन बाद में वो डिक्टेटरशिप बन गया। तो कहने का मतलब अम्बेडकर ने माना कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल तब हो सकती है जब सत्ता वर्ग जो है या कोई पर्सन जो है वो डिक्टेटर बन जाए, तानाशाह बन जाए। और तानाशाह कब बन सकता है आप खुद ही बताओ एक बार। तब बनेगा जब अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। इसके अलावा जो ऊपर तीनों प्रिंसिपल हमने बात की, तो वो जो ऊपर तीनों जो प्रिंसिपल हैं जो लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए अच्छे हैं, अगर वो सही से नहीं काम करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर जो जो सत्ता वर्ग है या जो सबसे ऊपर उसमें जो पीएम है वो बिल्कुल डिक्टेटर बन सकता है। तो उन्होंने यही कहा कि डिक्टेटरशिप नहीं बनने देना है, अदरवाइज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो फेल हो जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने जो एनालिसिस किया, उन्होंने कहा कि दूसरा कारण है रोंग आइडियोलॉजी और रोंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो आइडियोलॉजी, जैसे हिटलर है, हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी? नफरत, यहूदियों के प्रति उनकी जो नफरत थी वो कितनी भयानक थी। तो कहने मतलब ये जो रोंग आइडियोलॉजी है, या फिर सेम कई बार रोंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई संगठन है, ठीक है, और वो संगठन जो है उसका ऑब्जेक्टिव ही कुछ अलग है, तो रोंग ऑर्गेनाइजेशन और रोंग आइडियोलॉजी ये भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो ये लास्ट में उन्होंने कुछ लिमिटेशन बोल ली कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जो है वो कब ख़त्म हो सकती है, उसके सामने कौन से चैलेंज आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था, ये बहुत इजी था और आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ें और जो भी मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ आप उतना ही अंडरलाइन करें। ठीक है, बार बार उसको रिवाइज करें और अपने ना थोड़े छोटे क्रीम नोट्स भी बना लें, उससे आपको चीज़ें पढ़ने में ईजी हो जाएंगी। ठीक है, खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, लड़कियों की रिस्पेक्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।